हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंडक्ट करवाई गई एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का 7वां टेस्ट लगाएंगे। 7वें टेस्ट का सब्जेक्ट है, उसका विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट। और अगला है कृषि का पुनरुद्धार। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगला ऑप्शन है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल है? ठीक है, शामिल नहीं है, सॉरी। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है, सामाजिक असमानता सोशल इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो और प्रौढ़ साक्षरता यह लिटरेसी रेट है। तो हमारा जो नहीं वाला ऑप्शन चुनना है तो यह है सामाजिक असमानता, बाकी तीनों है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ठीक है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है, पहला ऑप्शन है इसका सही, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, आरबीआई और सीएसओ दोनों मिलकर भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से इसका संबंध है जीडीपी से, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? ठीक है, किसने प्रति व्यक्ति आय का आकलन का प्रयास किया? और दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सही आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण का धीमी गति से होने का मतलब है, क्या है प्रश्न? पूंजी निर्माण का धीमी गति से होने का मतलब होता है आर्थिक विकास की गति मंद होना। ठीक है, आर्थिक विकास की गति मंद होना मतलब पूंजी निर्माण का धीमी गति से होना है। अगला प्रश्न है, उत्पाद पद्धति को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्पाद पद्धति को दूसरे और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है वस्तु सेवा विधि। ठीक है, वस्तु सेवा विधि से। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद का सही माप कौन सा है? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का सही माप वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का सही माप है। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता विधि परचेसिंग पावर पेरिटी मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कौन से वर्ष में किया गया था? ठीक है, परचेसिंग पावर पेरिटी विधि यानी क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1988 में। ठीक है, 1988 में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष नहीं रहा, ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन का कौन सा आधार वर्ष नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर है 1993 1994, ठीक है, नहीं रहा 1993 1994। सॉरी, इसको देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष नहीं रहा राष्ट्रीय आय के आकलन का? 1970 71 रहा है, 1984 85, 1993 94, 2011 12। सही इसका सही आंसर है वर्ष 1984 85, ठीक है, 1984 85 राष्ट्रीय आय के आकलन का वर्ष नहीं रहा है। बाकी इन वर्षों को राष्ट्रीय आय के आकलन का आधार वर्ष बनाया गया था 1970 71 को, 1993 94 को और 2011 12 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण गरीबी के क्या कारण हैं? भारत में ग्रामीण गरीबी के क्या कारण हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सही है। सिंचाई के साधनों का विकास, नहीं, सिंचाई के साधनों के विकास के होने से गरीबी कम होती है, कारण नहीं बनता वो। अगला है, कृषि क्षेत्र में अर्ध सामंती उत्पाद क्षेत्र का होना, यह भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो सामंत है वहाँ उनके कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को कुछ नहीं मिलता, जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक सामंत के ही हाथों में जाता है, तो यह भी एक कारण है भारत में ग्रामीण गरीबी का। अगला है, गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता, ठीक है, गरीबी निवारण के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, योजनाएं बनाई गई, उनकी विफलता भी भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण है। तो हमारे सही ऑप्शन है 1 3 4, तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बेरोजगार की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। गरीबी रेखा से जो बीपीएल वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे अल्प विकसित क्षेत्र में अधिकांश बेरोजगारी निम्न में से किस तरह की होती है, ठीक है। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में अधिकांश बेरोजगारी किस तरह की होती है? तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी खास समय तक ही उन्हें काम मिलता है, उसके बाद बेरोजगार रहना पड़ता है, तो ये क्या एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में मान लेते हैं, कृषि क्षेत्र में मानसून के समय कृषि का जो चलन होता है, उसके बाद मानसून खत्म होने के बाद जो खरीफ की फसल होने के बाद फिर बेरोजगार लोग बैठे रहते हैं बाद में, तो उस स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी है, जैसे कोई ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो वो छोटी जॉब को नहीं करना चाहता है तो वो बेरोजगार रहता है, तो शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित होते हैं, जैसे कि जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पर 10 लोग लगे हुए हैं, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं बाकी जो लोग। और फिर मौसमी बेरोजगारी, यह भी एक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी की तरह ही है, जिसमें मौसम के अनुसार ही रोजगार प्राप्त होता है, फिर नहीं प्राप्त होता है ऐसा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है क्या है? ऑप्शन, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। अगला ऑप्शन है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो हमारा सही आंसर है सी है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनइक्वालिटी घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, क्योंकि बेसिक नीड प्रोग्राम चलाने होते हैं तभी इनइक्वालिटी असमानता घटती है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो यह भी एक
उपाय करारोपण नहीं है, ठीक है, करारोपण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है। करारोपण करने से असमानता नहीं घटाई जा सकती और भूमि सुधार करने से असमानता घटाई जा सकती है, ठीक है। तो हमें जो असमानता घटाने का नहीं उपाय ढूंढना है, तो यह है करारोपण। अगला प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण है, लक्षण है, सॉरी, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जहाँ कृषि संबंधित गतिविधियाँ होती है, वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, ठीक है। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? इसका सही आंसर है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, ठीक है। टू ट्रेन टू वुमेन एंड टू प्रोवाइड स्किल। अगला प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है सोच स्वच्छता, ठीक है, सोच स्वच्छता निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के लिए है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष, यानी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, ठीक है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, इसका सही आंसर है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, ठीक है। किसी कार्य में जिसमें कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। पर पिछले समय भी इसमें इसका प्रश्न आया हुआ है इसी पेपर में, तो उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ठीक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार की औसत आय के आधार पर, ठीक है। फैमिली की इनकम, औसत मतलब एवरेज इनकम के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, ठीक है, मार्केट में जमाखोरी और कालाबाजारी हो जाती है, उसे रोकने के लिए सही ऑप्शन है। अगला है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ठीक है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकने के लिए भी यह भी ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी डी। अगला प्रश्न है, हृदय योजना का उद्देश्य है, ठीक है, हृदय योजना का उद्देश्य है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, यह भी सही है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना, यह भी, तो दोनों इसके सही आंसर है, ए और बी दोनों, ठीक है। कुछ ऐसे शहर है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, उनके संरक्षण के लिए हृदय योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर है महालनोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास, ठीक है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या सेवा का दो देशों के मध्य होने वाला विनिमय कहलाता है? किसी वस्तु या सेवा का दो देशों के मध्य होने वाला विनिमय कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला प्रसंस्करण निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? ठीक है,
मुक्त व्यापार घोषित किया जाने वाला भारत का पहला प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कांडला। ठीक है, कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ? ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब प्रभावी हुआ था? सेज कहते हैं इसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट प्रभावी हुआ था 2006 से, 2006 से। ठीक है, सही आंसर है सी, 2006 से। अगला प्रश्न है, तारापुर समिति किससे संबंधित थी? तारापुर समिति किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। ठीक है, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी तारापुर समिति, यानी कैपिटल ऑडिट से संबंधित थी, पूंजी लेखन से। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है, क्या है? विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह गेट सदस्यों द्वारा, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन, मतलब उसका अंग बॉडी नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र बॉडी है। तो ये गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। अगला प्रश्न है, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1982। ठीक है, 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रशुल्क यानी जो कस्टम लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी है, अनुपस्थित होता है, टैरिफ भी बोल सकते हैं उसे, अनुपस्थित होता है, तो वह क्या कहलाती है? स्वतंत्र व्यापार नीति। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ठीक है, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ठीक है, निर्यात एक्सपोर्ट उद्योगों के संवर्धन के लिए। अगला प्रश्न है, साख पत्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, साख पत्र कौन प्रस्तुत करता है? आयातकर्ता द्वारा। ठीक है, जो इंपोर्ट करता है उसके द्वारा साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? ठीक है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है विदेशी मुद्रा। ठीक है, फॉरेन करेंसी का सर्वाधिक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन बढ़ावा देना क्या होता है? निजीकरण की नीति सही है, वैश्वीकरण की नीति सही है, उदारीकरण की नीति सभी है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है सभी है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय निवेश रिपोर्ट जारी करता है? कौन अंतर्राष्ट्रीय निवेश रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका सही आंसर है अंकटाड। ठीक है, अंकटाड अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। ये इस रिपोर्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, पूरी रिपोर्ट्स उसके बारे में दी होगी। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है
भुगतान संतुलन से, ठीक है, भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का सदस्य नहीं है। कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया नहीं है, बाकी कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर आसियान के सदस्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। इंटरनेशनल रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए में है, अमेरिका में है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक का अन्य नाम है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक को भी यही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में क्या सत्य नहीं है, तो यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था, सही है यह तो ऑप्शन। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है, ट्रेड इनकरेज करता है, सही है। इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी, सही है। उरुग्वे दौर के दौरान WTO की स्थापना हुई थी। डी, इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है, अभी तक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ठीक है, डी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, इन देशों में कौन सा एक G8 का सदस्य नहीं है, ठीक है। G8 मतलब ग्रुप 8 का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, स्पेन नहीं है, स्पेन नहीं है, बाकी जर्मनी, इटली, फ्रांस G8 के सदस्य है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित एक वार्षिक प्रकाशन है, कौन प्रकाशित करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किस वर्ष में टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को विश्व व्यापार संगठन में मिलाया गया, ठीक है। किस वर्ष टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को विश्व व्यापार संगठन में मिलाया गया, इसका सही आंसर है 1995 में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित सही कथन को चुनें। न्यू डेवलपमेंट से संबंधित कौन से कथन सही है, तो भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के देश है यह, ठीक है, ब्रिक्स के देश है, और ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है, 2014 में की गई थी इसकी स्थापना, तो दोनों कथन सही है। 2014 में की गई थी और ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो सी है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सही है, तो क्या है इसके ऑप्शंस। बैंक का मुख्यालय मॉस्को में स्थित है, रॉन्ग। KV कामत बैंक के प्रथम अध्यक्ष है, ठीक है, तो KV कामत प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर है बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है, ठीक है, कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है, तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक सही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सही है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA सही है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि IMF, इसका IMF नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में, तो A का 4 हो जाएगा द हेग में।
खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है तो B2, ठीक है। और यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, यूनेस्को पेरिस एंड विश्व स्वास्थ्य WHO जिनेवा में है उसके हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? 1982 में, ठीक है, 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। सिडबी की स्थापना की गई थी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को, ठीक है, स्मॉल लेवल की जो इंडस्ट्रीज है उनको वित्त प्रदान करने के लिए, ठीक है, सिडबी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है, ठीक है, प्रथम यानी फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है, 1975 में, 1975 में। अगला प्रश्न है मुद्रा की दशमलव प्रणाली, ठीक है, मुद्रा की दशमलव डेसिमल सिस्टम के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, ठीक है, नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1964 से, ठीक है, 1 अप्रैल 1964 से। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? भारत के राष्ट्रीय नेशनल शेयर मार्केट का NSE का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। अगला प्रश्न है निक्की क्या है? निक्की क्या है? जापान का विदेशी विनिमय बाजार? नहीं। देश की योजना आयोग का जापानी नाम? नहीं। जापान के केंद्रीय बैंक का नाम? नहीं। तो सही क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक, ठीक है, यह जापान का है, जापान का शेयर बाजार है निक्की। अगला प्रश्न है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ठीक है, ये तो इसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है केंद्रीय बैंक भारत का, सेंट्रल बैंक। अगला प्रश्न मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में RBI करता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? ठीक है, रंगराजन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सी संस्था विपणन संस्था है? ठीक है, कौन सी संस्था विपणन संस्था है? तो इसका सही आंसर है सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सेल विपणन संस्था है। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई? तो इस LIC की स्थापना 1956 में, ठीक है, 1956 में। और SBI का भी आता है, SBI की स्थापना 1955 में, ठीक है, 1955 में, उसके एक साल बाद LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है IRDA नियमन करती है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नियमन करती है बीमा कंपनियों का, ठीक है, इंश्योरेंस मतलब बीमा कंपनियों का नियमन करती है IRDA। अगला प्रश्न है वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, ठीक है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को
उधार देता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वो बैंक रिजर्व बैंक को उधार नहीं देता है, रिजर्व बैंक एक मुद्रास्फीति यानी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट अपने पास रखवाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और फिर रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंक को उधार देगा उसे रेपो रेट, लेकिन अगर बैंक देता है रिजर्व बैंक को तो उसे रिवर्स रेपो रेट। तो हमारा सही आंसर है रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर है 1992, 1992 में, ठीक है, 1992 में सेबी एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका सही आंसर है 1969 में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के काल में 1969, 1969 में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ₹1 के नोट पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है, ₹1 के नोट पर सिग्नेचर किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का, ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है ₹1 के नोट पर। बाकी जो अन्य अनदर नोट्स होते हैं, बाकी के नोट ₹10 का, ₹5 का, ₹20 का, उसके ऊपर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लेकिन जो सिर्फ ₹1 का नोट होता है वहाँ पर वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरुआत कब हुई? भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत प्रथम बार कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1862 में, ठीक है, अंग्रेजों के काल में 1862 में, 1862 में भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में निर्यात की सबसे बड़ी मद है, यानी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ा आइटम है सिलाए गए वस्त्र, ठीक है, सिलाए वस्त्र एवं जवाहरात आभूषण, ठीक है, सिले हुए वस्त्र, जवाहरात और आभूषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? ठीक है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी किस वस्तु के इंपोर्ट आयात पर व्यय की जाती है? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ पर, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने के लिए भारत द्वारा सबसे अधिक अपना जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वहाँ से खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था मई 2005 में, ठीक है, मई 2005 में। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ठीक है, भारत में प्लान्ड इकोनॉमी आधारित है, किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण लिबरलाइजेशन का फादर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ठीक है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, यह है सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? इसका सही आंसर है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP द्वारा।
अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, ठीक है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, ठीक है, वॉलेंटरी इनएक्टिविटी, आय में असमानता, इनइक्वालिटी इन इनकम, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, लोगों में बुद्धि का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। तो बुद्धि का अभाव तो नहीं हो सकता। सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव होना भी गरीबी का कारण नहीं है। स्वैच्छिक निष्क्रियता होना भी गरीबी का कारण नहीं है। आय में असमानता होना अल्प विकसित लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में गरीबी का मुख्य कारण है, ठीक है। तो आय में असमानता के कारण गरीबी ज़्यादा है अल्प विकसित देशों में। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किसी देश का किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज सही है, पूंजी निर्माण, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन सही है, बाजार का आकार, साइज ऑफ मार्केट, यह भी ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी कारक है जिस पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है, यह है अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी सबसे पहला जिला है राजगढ़ जिला। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, ठीक है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में, ठीक है, विकसित राष्ट्र के रूप में भी नहीं, पिछड़े राष्ट्र के रूप में भी नहीं, अल्प विकसित भी नहीं, विकासशील राष्ट्र, डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूप में, जो विकसित हो रहा है, जो उभर रहा है, उस तरह के देश के रूप में भारत की गिनती होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है, ठीक है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है, यह घरेलू अर्थव्यवस्था है, इसका एकीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कर देना क्या है? वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, ठीक है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का कारण है अस्फीति की अवस्था, ठीक है, अस्फीति मतलब कीमतों का बढ़ जाना, ठीक है, कीमतों का बढ़ जाना, मुद्रास्फीति का उल्टा होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा अस्फीति। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल, ठीक है, उत्पादन कार्यों का योगफल किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि एवं आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 86, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं वही है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न है, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, ठीक है, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर है 3 बार, ठीक है, भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का कार्य नहीं है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं, नोट निर्गमन है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक भी है, जनता से जमा स्वीकार करना यह नहीं है, क्योंकि जनता से जमा स्वीकार करने का काम दूसरे बैंक करते हैं, ठीक है, आरबीआई नहीं करता है, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, ठीक है, आरबीआई की लेखा वर्ष ऑडिट ईयर की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है जुलाई से जून, ठीक है, जुलाई से जून। और भारत सरकार ही अप्रैल से मार्च है, ठीक है, अप्रैल से मार्च भारत सरकार की है, लेकिन आरबीआई का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? उसकी अवधि जुलाई से जून है। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, ठीक है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में, ठीक है, दलाल स्ट्रीट है वहाँ पर BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है, सेबी करता है, ठीक है, सेबी करता है, भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ठीक है, BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पहली औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? ठीक है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 6 अप्रैल 1948 में, ठीक है, 1948 में 6 अप्रैल 1948 में हुई थी भारत की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ठीक है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991, ठीक है, 24 जुलाई 1991, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन पहले जैसा 25 जुलाई दे रखा है, 24 जुलाई 1991 को भारत द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? ठीक है, कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, सरकारी उपक्रम है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नहीं है, ठीक है, टाटा निजी कंपनी है, तो डी सही आंसर है, टिस्को। अगला प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं है? ठीक है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं है? तो इसका क्या है ऑप्शन? पूंजी का अभाव, ठीक है, पूंजी का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल होता ही है लघु उद्योगों की समस्या। विपणन जानकारी का अभाव, ठीक है, मार्केट के नॉलेज का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ठीक है, रॉ मटेरियल का अभाव भी सही है, तो इसके सभी ऑप्शन सही है, डी सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ए, रूस, ठीक है, रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई, ठीक है, 1948 में, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रश्न का रिव्यू करना है, शायद उसका गलत आंसर दिया है मैंने। 83 क्वेश्चन है, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है, ठीक है। तो यह था आज हमारा VICS विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का 7वां टेस्ट, ठीक है। हम लोग अप्रोक्स 20-23 टेस्ट लगाएंगे, तब तक एग्ज़ाम भी आ जाएगी, तो आप खूब रिवाइज़ करिएगा और टेस्ट भी खूब लगाइए,
कम ही दिन बचे हुए अभी। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स।